हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। और पहले मैं इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बतलाऊंगा कि अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली जो एम्स का सीरीज था, आप लोगों को पता था कि एम्स गोरखपुर का एग्जाम है और उस पे हम लोग लेक्चर कर रहे थे लगातार। तो अब एम्स से हम लोग पीजीआई पे शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि हाल फिलहाल में ही पीजीआई लखनऊ का जो है एग्जाम होने वाला है। और उससे रिलेवेंट जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इससे आने वाले अगले लेक्चर्स में हम लगातार उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेवेंट जो एमसीक्यू होंगे वो एमसीक्यू का डिस्कशन जो है हम लोग जारी रखेंगे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फेक्शंस। तो इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फेक्शंस का पीजीआई से रेलेवेंट टॉपिक मैं क्यों बतला रहा हूँ? पीजीआई से रेलेवेंट टॉपिक इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि पीजीआई और एम्स दोनों एग्जाम बहुत ही सेपरेट है। क्यों सेपरेट है दोस्तों? तो पीजीआई में जो है वो हमारे सर्जिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एम्स में जो है दोस्तों वो केवल और केवल एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया इक्विपमेंट और एनेस्थीसिया प्रोसीजर से रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पीजीआई में देखेंगे दोस्तों तो एनेस्थीसिया साथ ही हमारा सर्जरी, सर्जरी के साथ ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर, स्टरलाइजेशन, इम्यूनिटी, है ना, इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनोलॉजिकल डिजॉर्डर्स जिनको ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स भी आप बोलते हो या अदर इन्फेक्शियस डिजॉर्डर। और ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और लगभग इम्यूनिटी से आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को इतना ज़्यादा रेलेवेंट बताया कि पीजीआई का अगर जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए एक माइलस्टोन बन जाता है और इसे क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है दोस्तों। तो आई होप इस लेक्चर में हम लोग और बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे और इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और जो भी डाउट्स होंगे दोस्तों तो हर बार की तरह आप हमें कमेंट सेक्शन में डाउट अपना पोस्ट करोगे और मैं आपका आंसर जो है वो दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो ये लेक्चर किसके लिए होने वाला है? तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि हम ओटी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो ये जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों ये ओटी वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है ना। ओटी, आईसीयू, है ना, आईसीयू टेक्नीशियंस, इंचार्ज, नर्सेस, है ना, और एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जब आप देखोगे आपके बैचलर्स का ये टॉपिक भी होगा, है ना, आई थिंक जो मेडिसिन रिलेवेंट टू ओटी है इसमें ये एक चैप्टर पढ़ना है सेपरेट, एक टॉपिक पढ़ना है इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून इन्फेक्शन डिजॉर्डर्स। तो उसके रेलेवेंस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, अप्रोच ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, है ना, लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम क्या करते हैं ताकि इन इन्फेक्शंस को डिटेक्ट कर सके, इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है ना, आपने पढ़ा होगा किल्ड वैक्सीन क्या है, लाइव वैक्सीन क्या है ना, एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या है। तो दोस्तों इस इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इम्यूनो डिफिशियंसी डिजॉर्डर्स क्या है ना, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स और इम्यूनो डिफिशियंसी डिजॉर्डर्स। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई तो आपको कौन कौन सी जो है वो बीमारियां हो सकती हैं और उनके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से जो है स्टार्ट करेंगे। तो इम्यूनिटी क्या है? तो बॉडीज मल्टीफेसेट डिफेंस सिस्टम है जो रिकॉग्नाइज करता है किसको? तो जो भी पैथोजन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनके अगेंस्ट फाइट करता है और एलिमिनेट करता है हार्मफुल एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स और एबनॉर्मल सेल्स। देखो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे शरीर में जाते हैं और वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं और डुप्लीकेट करते हैं या मल्टीप्लिकेट करते हैं। और उनके इस रिस्पॉन्स में क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन सब्सटेंसेस निकलते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से वो हमारे बॉडी के सिस्टम्स को वो क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। ठीक है,
जैसे मान लो कि मलेरिया पैरासाइट की बात करें तो वो आरबीसी जो होता है, आरबीसी को वो डिस्ट्रक्ट करता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, फीवर, चिल और अदर रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करेंगे ये कॉम्बिनेशन ऑफ, ये किसका कॉम्बिनेशन है, तो इनेट और एडप्टिव इम्यूनिटी का। तो इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं और नॉन स्पेसिफिक बैरियर बोलते हैं, और एडप्टिव को हम क्या बोलते हैं, learn or responses to protect against the infection and maintain the health. Immune system protects against bacteria, viruses, fungi, parasites ऊपर पढ़ चुके हैं। Failure lead to infection और sepsis। तो दोस्तों कभी भी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, इम्यूनिटी क्या है ना। सेकंड, इम्यून रिस्पॉन्सेज क्या है, इम्यून रिस्पॉन्सेज हो गए, उसके बाद आपको टाइप्स, है ना। टाइप्स के बाद दोस्तों और क्या हो गया हमारा, टाइप्स के बाद हो गया इम्यून डिजॉर्डर्स या इम्यूनो डिफिशियंसी डिजॉर्डर्स, है ना, या ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स। ठीक है, और उनके रेलेवेंस में जो हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, क्या करते हैं, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस जो प्लान करते हैं, ठीक है, उनकी जानकारी हम जो है अच्छे तरीके से लेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी क्या है, तो कह रहा है कि कोर मीनिंग क्या है, तो द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट इन्फेक्शन, डिजीज और अदर अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेशन। तो किसी भी अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेशन या इन्फेक्शन या डिजीज के अगेंस्ट जो है हमारा क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए रेसिस्ट करने का, फाइट करने का। फंक्शन क्या है, तो टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फॉर्म या नॉन सेल्फ, है ना, डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स एंटीजन वाइल रिपेयरिंग डैमेज। तो कह रहा है कि ये स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है या सेल्फ हो सकता है या नॉन सेल्फ हो सकता है। ठीक है, तो सेल्फ कहने का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में जो है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, फाइट करेगा, कोई भी इन्वेजन होगा एंटीजन का तो फाइट करेगा, उससे लड़ेगा और उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। नॉन सेल्फ का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से क्या करते हैं, मेमोरी सेल को एक्टिवेट कर दिए या पार्शियली किल फॉर्म में जो है हमने क्या किया, या फिर एंटीबॉडीज जो है वो हमने डाल दिया, एंटीबॉडीज डाल दिया, तो वो क्या करेंगे, वो उस डिजीज के अगेंस्ट जो है वो कार्य करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो ऊपर भी हमने देखा इनेट इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक। सेकंड क्या है, एडप्टिव इम्यूनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, एडप्टिव। एडप्ट मतलब एडप्ट किया हुआ, पाया हुआ, एक्वायर्ड किया हुआ, अपनाया हुआ। स्पेसिफिक एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जो आपका इनेट इम्यूनिटी होता है, इमीडिएट और जनरल प्रोटेक्शन, यू आर बोर्न विथ, इट एक्ट्स द सम वे अगेंस्ट ऑल थ्रेटन्स। तो कह रहा है कि इसके साथ जो है आप बॉर्न लिए, आपने मतलब आपने जन्म लिया है तब से ये आपके साथ है और ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है डेवलप्स ओवर टाइम। एक्वायर्ड या एडप्टिव इम्यूनिटी क्या है कि जैसे जैसे आप बढ़ते गए एक समय के अनुसार ये आपके अंदर डेवलप होते गया। और कैसे डेवलप हुआ, तो या तो आपने वैक्सीनेशन कराया या फिर आपने क्या कहे, आपको कोई डिजीज हुआ उसके रिस्पॉन्स में वो क्या मेमोरी सेल जो मैंने बोला कि डेवलप हो गया, या फिर किसी डिजीज के प्रति आपने टीकाकरण करवाया तो मेमोरी सेल डेवलप हुआ और वो आपको ताउम्र जो है जितना दिन तक आप सरवाइव करोगे उतना दिन तक वो मेमोरी सेल जो है एक्टिव रहेगा और उस तरह के कभी भी एंटीजन का इन्वेजन होगा उसे वो किल करने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है दोस्तों, और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो बोरोड प्रोटेक्शन सच एज एंटीबॉडीज फ्रॉम अ मदर टू अ बेबी, है ना। तो आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन
जी जो होता है वो प्लासेंटा के थ्रू जो है वो मदर से बेबी तक चला जाता है ना। और आईजीए जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से चला जाता है ना। आईजीएम जो होता है आप क्या करते हो, एडॉप्ट करते हो। ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स एंड डिजीज की बात करें तो कह रहा है कि नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, और एक होता है ऑटो इम्यून डिजीज। तो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि एन इन्वेडर लाइक अ वायरस इंटर्स बॉडी, एक वायरस था है ना, वो क्या हुआ आपके बॉडी में एंटर किया और इम्यून सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट्स क्रिएट एंटीबॉडीज टू फाइट इन्वेडर। और जो हमारे इम्यून सेल थे हमारे बॉडी में, है ना, तो लिम्फोसाइट्स है। डब्ल्यूबीसी को देखेंगे हम, है ना, तो डब्ल्यूबीसी के 5 फर्दर टाइप्स हो गए। कौन? मोनोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड है हमारा क्या? इसिनोफिल। फोर्थ बेसोफिल। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल। तो इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए, जब कभी आप भूलो नहीं, है ना, तो नेवर लेट मंकी ईट बनाना। तो सीरियल नंबर भी आप याद कर लोगे। एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रोफिल, एल स्टैंड फॉर लिम्फोसाइट्स, एम स्टैंड्स फॉर एम स्टैंड्स फॉर मोनोसाइट, ई स्टैंड्स फॉर इसिनोफिल, बी स्टैंड्स फॉर बेसोफिल। ठीक है। तो इसमें जो लिम्फोसाइट्स होता है, दिस वन, लिम्फोसाइट जो होता है वो दोस्तों क्या करता है, वो जो भी वायरस इंटर किया है उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है और हमें बचाता है वो फर्दर उस वायरस के इन्वेजन से। साथ ही एक एमसीक्यू आप छोटा मोटा याद रखो कि जो मोनोसाइट सेल होता है इसका साइज जो होता है वो रेड ब्लड सेल से भी बड़ा होता है ये, ठीक है, रेड ब्लड सेल से भी बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो इम्यून सिस्टम जो है अपना, इम्यून सिस्टम क्रिएट्स एंटीबॉडीज दैट अटैक योर ओन सेल। दिस हैपन बिकॉज a foreign substance resembles bodily substances और नॉर्मल बॉडी सेल becomes altered। तो कर रहा है कि जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल के फंक्शन है, ठीक है, वो अल्टर कर गए हैं या किसी अदर बॉडी सब्सटेंस का इंक्रीज या रिजेंबल हो चुका है, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि अपना जो एंटीबॉडीज है अपने ही सेल के अगेंस्ट काम करता है। इसीलिए इसका नाम बोला गया क्या? ऑटो इम्यून डिजीज। सेल्फ इम्यून सिस्टम जो है सेल्फ सेल को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। हमारे देश में जो सैनिक है वो देश की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो अपने ही देश के नागरिकों को किसी तरीके से हार्म करने लगे। इन केस मैं एक एग्जांपल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, तो उसको कहा जाएगा कि वो हमारे देश के ही हमारे अपने ही लोगों को वो किल कर रहे हैं, तो वो ऑटो इम्यून एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज के तरह ही काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, जो एंटीबॉडीज क्रिएट हुए हैं बॉडी में वो क्या कर रहे हैं, खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको पता है कि आपके बॉडी में 3 लेयर्स हैं, है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर, सेकंड लाइन ऑफ बैरियर और थर्ड लाइन ऑफ बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इस तरीके से आप जानते हो। तो दोस्तों फर्स्ट लाइन में आपका क्या है, ये फिजिकल या केमिकल बैरियर होता है ना। स्किन क्या है आपका, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक एसिड, टीयर, स्लाइवा, तो ये सब फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर में आ जाते हैं। सेकंड लाइन में देखेंगे तो इननेट सेल और प्रोसेसेस, तो इसमें क्या है, इसके एग्जांपल है इन्फ्लामेशन, फीवर, फैगोसाइट्स जैसे माइक्रोफेजेज, न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल, एनके सेल का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो दोस्तों सबसे जरूरी जो जानने की चीजें हैं कि जब आप मेडिसिन पढ़ते हो, मेडिसिन जब आप पढ़ते हो तो दोस्तों उसमें आप देखते हो कि फीवर, है ना, कफ, साथ ही क्या देखते हो, साथ ही क्या देखते हो दोस्तों, पेन,
साथ ही क्या देखते हो आप, इन्फ्लामेशन, और क्या देखते हो दोस्तों। तो ये जो मेजर चीजें हैं, है ना, ये जैसे मान लो मुझे फीवर हो गया तो मुझे ये डर लगने लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़ जाए, इसके वजह से कोई अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो लेकिन हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि फीवर क्यों हुआ है। क्या फीवर एक बीमारी है? क्या फीवर एक डिजीज है? नहीं, फीवर एक प्रकार का बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स का इन्वेजन होता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, खुद के टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किल हो जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर जाने के बाद अगर वो किल नहीं होता है तो एक प्रकार का ये रिस्पॉन्स भी होता है, ये इंडिकेशन भी होता है कि आपको बार बार शरीर इंडिकेट कर रहा है कि फीवर हो रहा है। आपको क्या करना है, फीवर होने के कॉजेज के बारे में पता करना है। तब आप क्या करते हो, सीबीसी कराते हो, है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हो, या फिर अ, आप डेंगू का टेस्ट कराते हो, है ना, टाइफाइड का टेस्ट कराते हो, या फर्दर कोई और टेस्ट कराते हो, जिससे आपको ये पता चलता है कि आखिर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमें फीवर क्यों हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिजीज नहीं है, एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का। उसी तरह कफ, कफ भी क्या है, बार बार कफ का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या ड्राई कफ हो गया है, या बहुत ही ज्यादा कफ सिक्रीशन हो रहा है ना। तो ये भी एक प्रकार का रिस्पॉन्स है कि आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है, और वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए आपको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए, और उसको आपको जांच करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। ये किसी प्रकार का डिजीज नहीं है, ये एक प्रकार का इंडिकेशन ऑफ डिजीज है। डिजीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये डिजीज जो है हो चुका है या होने के कगार पे है। नेक्स्ट है पेन। पेन भी क्या है, तो पेन भी एक प्रकार का स्टिमुलस है, आपको मिल रहा है कि हाँ, ये मान लो हमें ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से पेन स्टिमुलस मिल रहा है, हमें किसी प्रकार का इंसेक्ट बाइट हो गया, या किसी प्रकार का टिश्यू इंजरी हो गया, या किसी प्रकार का सेल इंजरी हो गया, इसके रिस्पॉन्स में हमें पेन और इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी मैंने लिखे ये सब क्या है, आपके बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ना ही ये कोई डिजीज है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखोगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है दोस्तों, वो आपका बी सेल जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और टी सेल जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल, है ना। अभी आपने पढ़ा नेचुरल किलर सेल, है ना, तो टी सेल का ही वो पार्ट है। नेक्स्ट है इसेंशियल कंपोनेंट्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि प्राइमरी कॉम्पाउंड सेल या ल्यूकोसाइट्स, और एंटीबॉडीज प्रोटीन दैट बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज इन्वेडर्स। जो भी हमारे वायरस, बैक्टीरिया या फंगी होंगे, वो इन्वेडर्स हैं, है ना, वो एंटीजेंस हैं। और एंटीबॉडीज क्या है, ये खास प्रकार का प्रोटीन है जो जाके उसे बाइंड करेगा और उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा या फिर उसे डिस्ट्रॉय करेगा। और लिम्फेटिक सिस्टम, है ना दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड होता है ना, जो ब्लड हमारे वेन या आर्टरी में बहता है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में लिम्फ होता है ना। और इस लिम्फ फ्लूइड को बहने के लिए जो क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स, है ना। तो ये लिम्फ, और आपने सुना होगा लिम्फ और लिम्फ नोड। ठीक है, तो दोस्तों ये भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। बचपन में आपने देखा होगा कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, है ना, ठीक है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इसमें स्वेलिंग हो जाता है ना। ये आपके ईयर के पीछे, है ना, यहाँ मैंडिबल के नीचे, है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो ये दिखाता है कि किसी ना किसी तरह से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हुए हैं, और उनसे डिफेंस का जो मैकेनिज्म चल रहा है, इस रिएक्शन प्रोसेस में जो है आपके नोड में स्वेलिंग देखने को मिलता है। कभी कभार बच्चों में फीवर देखने को मिलता है,
तो वो ये दिखा रहा है कि जो है अंदर लड़ाई चल रही है ना। किसके बीच लड़ाई चल रही है? तो आपके लिम्फ नोड में वो मैकेनिज्म चल रहे हैं जिन मैकेनिज्म के थ्रू जो भी इन्वेजन हुआ है किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगी का, उन्हें किल किया जा रहा है या न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है इननेट डिफेंस मैकेनिज्म या इननेट इम्यूनिटी, जो आपने देखा था। तो दिस इज द प्रोटेक्शन यू आर बोर्न विथ, जिसके साथ आप जन्म लिए हो। और ये क्या है? एक प्रकार का जेनेरिक और इमीडिएट रिस्पॉन्स है टू एनी इन्वेडर, बट डज नॉट लर्न और ऑफर लॉन्ग टर्म जो मेमोरी। तो कह रहा है कि देखो, किसी भी तरीके से अगर आपके बॉडी में कोई इन्वेजन हुआ है या इन्फेक्शन जो हुआ है, तो इस इन्फेक्शन से लड़ाई के दौरान जो है एक मेमोरी सेल बनते हैं। इन मेमोरी सेल का काम होता है कि फर्दर अगर इस प्रकार का इन्वेजन होता है तो उस इन्वेजन को तुरंत वो ट्रैप करके और किल कर देगा। उसी मैकेनिज्म से किल करेगा जिस मैकेनिज्म के फलस्वरूप जो है ये मेमोरी सेल बना हुआ है। तो कह रहा है कि ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो आपके जन्मजात आपके साथ तो है, लेकिन ये इन्वेडर्स को मारता है, लेकिन इससे कुछ सीखता नहीं है, किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म जो है वो मेमोरी नहीं देता है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमने देखा था, तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिक्रीशंस और स्टमक एसिड। तो स्टमक एसिड भी क्या करता है? इसका पीएच लेवल बहुत लो है, मतलब हाईली एसिडिक है। तो जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे स्टमक में जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसी तरह टीयर, सलाइवा, स्वेट, है ना, इनके पास बहुत सारे लाइसोजाइम्स लाइक एंजाइम होते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया और छोटे मोटे वायरसेस और फंगस को किल कर देते हैं। उसी प्रकार से म्यूकस मेम्ब्रेन, तो जैसे अभी बात हुआ था दोस्तों कि कफ, है ना, तो यहाँ यही डिस्कस हो रहा है कि यहाँ सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम पाया जाता है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। यहाँ सिलिया होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जब ये इन्फेक्शन लगता है तो एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेट करने लगता है ताकि जो भी मैक्सिमम ग्रो हुए हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको बाहर किया जा सके। और सीलिया का रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपके अपर एयरवे में इरिटेशन देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों म्यूकस का काम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी होता है ना। म्यूकोसा, सीरोसा, आपने लेयर सुने होंगे ना इंटेस्टाइन और ये हमारे डाइजेस्टिव टिश्यूज के। और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ये सारी चीजें प्रोटेक्शन का काम करते हैं, क्योंकि उधर भी क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज का ग्रोथ होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आप देखोगे फाइगोसाइट्स, है ना, स्पेशलाइज व्हाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस दैट इनगल्फ एंड डाइजेस्ट द पैथोजेंस। नेचुरल किलर सेल, ये क्या करते हैं? डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करते हैं वायरल, इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल को। ठीक है, तो बहुत छोटे मोटे कैंसर सेल को तो नेचुरल किलर सेल ही खा जाते हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या है? तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एन एरिया ब्रिंगिंग मोर इम्यून सेल ऑन साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो जैसे मान लो कि कहीं पे इंजरी हुई है या कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे इन्फ्लामेशन होगा और उसके रिस्पॉन्स में मैक्सिमम ब्लड फ्लो जो है आपके बॉडी में वहां पे डायरेक्ट कर दिया जाएगा। और उससे आपको फायदा क्या होगा दोस्तों? तो उससे फायदा ये होगा कि ब्लड के पास क्या है दोस्तों? ब्लड के पास क्या है? तो ब्लड के पास है WBC, है ना। WBC के पास क्या है? लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल है, इसिनोफिल है, बेसोफिल है और क्या है? बेसोफिल है और मोनोसाइट्स है। तो ये सारे क्या करेंगे? ये इनमें जो भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम होगा वो आगे आएगा और जो है इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन है that punch holes in bacteria cell wall and destroy them। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। क्या है? सिस्टम मतलब एक गुच्छा, है ना, एक समूह। तो किसका समूह है? तो प्रोटीन्स का। किसका है दोस्तों? ये क्या करता है? तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल में पंच होल कर देता है। तो जैसे ही उसका सेल वॉल इन्वेड हो गया, ब्रेक हो गया सेल मेम्ब्रेन, तो उसके सारे सेल ऑर्गेनल बाहर आ जाएंगे और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है एडेप्टिव या स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म।
तो इसमें देखेंगे दोस्तों, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम दैट डेवलप थ्रू लाइफ आफ्टर एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन, तो और वैक्सीन। तो दोस्तों आपने ये देखा होगा कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वहां से एक सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट हो जाता है ना। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनस का, है ना, पोलियो का, बहुत सारे वैक्सीनेशन जो है होते हैं वो बच्चों में शेड्यूल होते हैं, और एक स्पेसिफिक एज बाय एज जो है वो हम वैक्सीनेशन शेड्यूल करते जाते हैं और बच्चों में क्या करते हैं, वैक्सीन लगवाते जाते हैं, और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको हम क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एंटीजन रिकॉग्निशन। तो एंटीजन रिकॉग्निशन क्या है, तो इट टारगेट स्पेसिफिक एंटीजन सरफेस मार्कर्स ऑन पैथोजेंस, और रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके स्पेसिफिक क्या बनेगा, एंटीबॉडीज बनेगा। नेक्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी या बी सेल। तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज protein that circulates in the body fluid to mark or neutralize specific germs. नेक्स्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो ये टी सेल के पास होता है। टी लिम्फोसाइट्स की बात इसमें हम करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्टली अटैक एंड किल इन्फेक्टेड होस्ट सेल। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो क्या है, आफ्टर एन इन्फेक्शन द बॉडी रिटेन मेमोरी सेल। जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बतलाया कि कोई भी इन्वेजन हुआ, इन्वेजर या इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में पहला तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा एक मेमोरी सेल बना देगा। ये मेमोरी सेल आजीवन जो है आपको उस प्रकार के इन्वेजन या इन्फेक्शन से जो है बचाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये बोरोड इम्यूनिटी होता है, ये हम अनदर सोर्स से लेते हैं एंड इज ओनली टेम्पोरली। ये जो होता है ये कम समय के लिए होता है, टेम्पररी बेसिस पे होता है। इसके भी फर्दर जो है दो पार्ट है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में एंटीबॉडीज पास फ्रॉम अ मदर टू बेबी थ्रू द प्लासेंटा और ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क से क्या आता है, आईजी ए, सॉरी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और प्लासेंटा के थ्रू क्या आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। दोस्तों ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, एम, डी, ई, इन सब से जो ये पांच ही टाइप के होते हैं मेजरली, इन इन सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर के प्लासेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसफर होता है ना। मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, उसमें कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा पूछते हैं, और खास करके नर्सिंग स्टूडेंट्स को तो इससे, नर्सिंग स्टूडेंट और लैब वाले स्टूडेंट्स को तो इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आपको पहले से तैयार रहने की जरूरत है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। तो इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी कंटेनिंग ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन। आपने देखा था कोविड-19 के समय दोस्तों, कोविड-19 के समय लोग अपना सीरम जो है वो दे रहे थे। जो लोग ठीक हो चुके थे कोविड-19 से, इन्फेक्शन से ठीक हो गए थे, वो अपना सीरम जो है ना, एक तरीके से बोले कि जो अपना इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो है वो डोनेट कर रहे थे उन लोगों को के इलाज के लिए जो लोग इन्फेक्टेड थे, स्टिल दे आर इन्फेक्टेड। ठीक है। अब है ऑटो इम्यून डिजीज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो इसमें जो दोस्तों जो हम देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे लाइम डिजीज हो गया, है ना, कॉन्स डिजीज जो आपके इंटेस्टाइन में होता है, सिस्टेमिक लम्प्स एरिथमेटस हो गया, है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो गया, एस्ट्रोमल केराटाइटिस हो गया, थायरोइडाइटिस हो गया, और एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी हो गया, और गैस्ट्राइटिस टाइप ए गैस्ट्राइटिस हो गया, रिमेटोइड अर्थराइटिस, इनका नाम तो दोस्तों आप लोग बहुत सुने होंगे, और राइटर सिंड्रोम। तो रेमेटोइड अर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है और बहुत ज्यादा इस पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है।
और नहीं तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से जो डिजीज हैं वो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर के क्राइटेरिया हैं या पार्ट हैं। तो ये आप लोग याद रखो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन परेशान जरूर करते हैं एग्जाम में। अप्रोच टू इन्फेक्शियस डिजीज, तो कह रहा है कि डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या है। तो दोस्तों फीवर है ना, मैंने आपको बतलाया कि फीवर आ सकता है, फीवर के पैटर्न को आपको फॉलो करना है ना, ड्यूरेशन को फॉलो करना है। जैसे क्या होता है कि जनरल जो छोटे मोटे इन्वेजन होते हैं उनमें क्या आपको इरेगुलर फीवर रहता है या एक ड्यूरेशन वाइज फीवर रहता है कि 4 आवर्स के लिए फीवर हुआ, है ना, आफ्टर 4 आवर्स पूरे दिन या पूरे रात में फीवर नहीं हुआ। तो इस पैटर्न को नोट करना रहता है। अच्छा, किसी किसी को ठंड के साथ चिल एंड फीवर, है ना, और किसी में ऐसे ही नॉर्मल फीवर का सिनेरियो बना रहता है कि थोड़ा बहुत फीवर है और वीकनेस है ना। ठीक है दोस्तों, लोकल साइन की बात करें तो पेन, पेन भी है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पस है। सिस्टेमिक साइन की बात करें तो टेकिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस या कोमा हो सकता है। ठीक है। अप्रोच टू इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, एक्सपोजर हिस्ट्री, हॉस्पिटल ट्रेवल और एनिमल, है ना, कहीं एनिमल बाइट तो नहीं है या कुछ और, है ना, रिसेंट सर्जरी या इन्वेसिव प्रोसीजर्स। तो जैसे मान लो कि किसी को रिसेंट सर्जरी का क्या पर्पस है इसमें, तो रिसेंट सर्जरी का पर्पस है कि मान लो कहीं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना, या कोई ऐसा केमिकल के चलते जो सेल अल्ट्रेशन या इम्यून सिस्टम में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया है, या इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे आपको जो लेप्रोस्कोपी हो गया या फिर आपका इंडोस्कोपी हो गया, है ना, ये सारे इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ गए और इनके चलते तो कहीं डिजीज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन स्टेटस, तो पर्टिकुलर जो आपका डिजीज है उस पर आपने कब लास्ट टाइम इम्यूनाइजेशन कराया था, ड्रग हिस्ट्री, एंटीबायोटिक्स आप क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे हो, कीमोथेरेपी तो नहीं चल रही है। लेबोरेटरी इवोल्यूशन की बात करें तो सीबीसी, सीबीसी में क्या देखोगे, डब्ल्यूबीसी काउंट देखोगे। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी 4,000 से 11,000 होता है ना। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप देखते हो इसमें, है ना, ये जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बढ़ जाता है। ठीक है, 11,000 से बढ़ जाएगा तो आप समझ लोगे कि कोई ना कोई जो है इनको, सॉरी, कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ये होगा आपका दोस्तों टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सी रिलेटेड प्रोटीन, ईएसआर, इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। पैथोलॉजी में ये लोग आप लोग पढ़े होंगे, जो भी पैथोलॉजी आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। उसके बाद प्रोकैल्सिटोनिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन मार्कर है और ब्लड, यूरिन और स्पुटम कल्चर जो है आप एनालाइज करोगे। नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल में एम्पेरिकल थेरेपी है, डेफिनेटिव थेरेपी है, सपोर्टिव केयर है और इन्फेक्शन कंट्रोल है। तो एम्पेरिकल थेरेपी में क्या करेंगे, स्टार्टेड इमीडिएटली और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो है चीजें वो देखेंगे। डेफिनेटिव थेरेपी में कल्चर बेस्ड जो ये होगा, जैसे ब्लड अगार, है ना, क्लेड अगार, है ना, क्लेड अगार बेसिकली यूज करते हैं यूरिन के लिए, यूरिन कल्चर करना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो स्पेक्ट्रम जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट है रेशनल एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं। और दोस्तों आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोला था मन की बात में कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत तेजी से हो रहा है हमारे देश में और इस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो कैसे कंट्रोल होगा, तो राइट ड्रग, डॉक्टर की सलाह से कभी भी आप एंटीबायोटिक जो है यूज करो, अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी। नेक्स्ट राइट डोज, जैसे डॉक्टर ये बोलता है कि केवल 1 वीक के लिए ही आपको ये ड्रग लेना है, तो 1 वीक से ना कम लेना है और ना ज्यादा लेना है दोस्तों। ये नहीं कि बीमारी आपके तीसरे दिन खत्म हो गई या आप अच्छा फील करने लगे तो आपने बोला अरे बचे हुए दवाइयां हम वापस कर लेंगे और इसे छोड़ देते हैं। तो इससे क्या हो सकता है दोस्तों, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
डेवलप होगा और जिसके वजह से वो एंटीबायोटिक फर्दर उस बीमारी पे काम नहीं करेगी। सेकंड क्या हो सकता है कि फिर से आपको जो बीमारी है वो रिवर्स हो सकती है, क्योंकि आपने फुल डोज जो है, फुल कोर्स जो है वो पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट है राइट रूट, है ना। मान लो कि ओरल लेना है ना, आपने आईवी दे दिया, ठीक है, तो वो किसी प्रकार का जो है वर्क अच्छे से नहीं करेगा, उल्टा आपको इन्फेक्शन और फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। और राइट ड्यूरेशन, मतलब सुबह शाम लेना है तो सुबह शाम ही लेना है। अगर एक दिन में 3 टाइम लेना है तो आपको 3 टाइम ही लेना है। तो ये राइट ड्यूरेशन भी याद रहना चाहिए। तो ये चारों जो है वो आपको याद होना चाहिए, चाहे वो आप खुद ड्रग ले रहे हो या पेशेंट पे ड्रग दे रहे हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो सपोर्टिव मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे दोस्तों, आईवी फ्लूइड, ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीपायरेटिक्स और वेसोप्रेसर्स। अगर सेप्टिक शॉक है, आई थिंक शॉक पे हम लोगों ने क्लासेस कर लिए हैं, सेप्टिक शॉक है तो वेसोप्रेसर जो है आप यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो हैंड हाइजीन हमें याद रखना है पूरी तरीके से, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आइसोलेशन। अगर इन्फेक्शियस केसेस है, ऐसा है कि जो नेजोकोमियल इन्फेक्शन हो या ऐसे इन्फेक्शन हो कोविड-19 जैसे कि जो आसपास रहने से फैले, है ना, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म में ये दो चीजें आप पढ़ोगे, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इनेट हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट एट बर्थ, है ना, नॉन स्पेसिफिक होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और नो मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं होती है। और नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी क्या है, तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक एसिड, लाइसोजाइम और न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेज, एनके सेल और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो जो आपने एक्वायर्ड किया है आफ्टर एक्सपोजर, कोई डिजीज लगा या किसी तरह का वैक्सीन लगा, हाईली स्पेसिफिक होता है और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होता है। ये मेमोरी सेल बनाने में जो है बहुत मददगार होता है। और नेक्स्ट हाईली स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर एक्सपोजर जो है वो उसके अगेंस्ट ही जो है आप एक्वायर या अडॉप्ट करोगे। नेक्स्ट टाइप देखें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी देख लेते हैं, बी सेल टी सेल क्या होता है। ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी जो मैंने आपको बताया आईजीजी जो प्लासेंटा के थ्रू ट्रेवल करके बॉडी में जाता है, और आईजीएम फर्स्ट एंटीबॉडी। तो आईजीएम जो है बच्चे को जितना ही इन्वेजन होगा, अब जानबूझ के बच्चे को नाले के पास नहीं छोड़ना है, मतलब बच्चा खेलेगा कूदेगा, खरोच आएगा, बैक्टीरियल इन्वेजन होगा, वायरल इन्वेजन होगा, तो वो खुद ब खुद आईजीएम को जो है वो डेवलप करता जाएगा। नेक्स्ट है आईजीए, तो ये म्यूकोजल होता है और ये माँ के दूध से, माँ के फर्स्ट मिल्क से जो है वो मिलता है। और आईजीई एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को दिखाता है ना। आईजीई एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में जो है वो आपको मदद करता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो टी लिम्फोसाइट्स, इसमें आते हैं CD4 सेल, CD8 सेल। तो दोस्तों CD4 जो है हेल्पर टी सेल होता है और CD8 सेल जो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है। तो जब आप HIV एड्स पढ़ा होगा दोस्तों, है ना, तो उसमें CD8 सेल और CD4 सेल का क्या इंपॉर्टेंस है आपने पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट इन वायरल इन्फेक्शन देखो दे भी दिया है, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर। नेक्स्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं तो माइक्रोस्कोपी करेंगे, जैसे ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग, है ना। ग्राम स्टेनिंग नॉर्मल जो बैक्टीरियाज हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। और जेडन स्टेनिंग या एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है, ये जेडन स्टेनिंग हम करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग, एंटीजन डिटेक्शन और पीसीआर और नेट टेस्टिंग। इनडायरेक्ट मेथड में एंटीबॉडी डिटेक्शन, एलिजा और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो एड्स के लिए करते हैं, और विडाल और वीडीआरएल टेस्टिंग। नेक्स्ट है
इम्यूनाइजेशन की बात करें तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। एक्टिव में हम वैक्सीन लगाते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है ये हमें। पैसिव में इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं और इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है ये हमें। ठीक है। टाइप ऑफ वैक्सीन की बात करें दोस्तों तो ये माइक्रो का पार्ट हो गया, लाइव एटेन्यूएटेड, है ना, वैक्सीन हो गए जिसमें बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन आ गया। किल्ड वैक्सीन इसमें आईपीवी और रेबीज वैक्सीन हो गया। टॉक्सिक वायर्ड में टेटेनस, टेटेनस किसके वजह से होता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन सा, क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, है ना। कैसा होता है तो रॉड शेप होता है, ड्रम स्टिक सेट या ऐसे रॉड शेप इसके बैसिलाई होते हैं। ड्रम स्टिक होता है ना बजाने वाला। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट, तो ये हेपेटाइटिस बी के लिए, कंजुगेट एचआईवी के लिए और एमआरएनए कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन यूज, तो कोल्ड चेन मेंटेन करना रहता है दोस्तों 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट शेड्यूल हमें देखना होता है कि कब हमें ये करना है, बूस्टर डोज कब लगाना है और हर्ड इम्यूनिटी देखना होता है। नेक्स्ट है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजॉर्डर, तो एक्वायर्ड हो सकते हैं और कंजेनाइटल हो सकते हैं। तो एक्वायर्ड क्या है, तो एक्वायर्ड में आज के एचआईवी एड्स हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, कैंसर हो गया, स्टेरॉयड और कीमोथेरेपी हो गया और एजिंग, है ना, एज रिलेटेड, माल न्यूट्रिशन में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, प्रोटीन्स की कमी हो गई तब। नेक्स्ट है फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजॉर्डर्स, तो इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है और पुअर वाउंड हीलिंग, घाव का मतलब धीरे धीरे भरना, ये आपको देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल इम्यूनिटी जेनेटिक हो सकता है और प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, है ना। नेक्स्ट है टाइप, अगर देखेंगे हम तो बी सेल डिफेक्ट जैसे बर्टन डिजीज हो गया और टी सेल डिफेक्ट में डायजॉर्जी सिंड्रोम हो गया और कंबाइंड में एससीआईडी हो गया और फैगोसाइटिक में सीजीडी हो गया। क्लिनिकल फीचर क्या है तो अर्ली सीवियर इन्फेक्शन और फेलियर टू थ्राइव और पुअर वैक्सीन रिस्पॉन्स। नेक्स्ट जो है आपका, थैंक यू दोस्तों, ये लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके हैं और आपका किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप हमें जो है वो अपना क्वेश्चन भेजें और हमें आपका मदद करके बहुत खुशी होगा। तो बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।